दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण बरस 2023 की शुरुआत हो चली है और इस नव वर्ष के मौके पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन यह बरस भारत की राजनीतिक व्यवस्था के लिए या कहें भारत के लोकतांत्रिक चुनावी व्यवस्था के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण बरस है। एक ऐसे राजनीतिक प्रयोग का यह देश इंतजार कर रहा है जहां पे पारंपरिक राजनीति को इस देश के नागरिक ही तिलांजलि दे दें और पारंपरिक राजनीति करते हुए राजनेताओं के सामने जो इससे पहले मोहरे कभी सावरकर की शक्ल में, कभी संघ परिवार की शक्ल में, कभी नेहरू और गांधी के जरिए या फिर कभी मंडल और ओबीसी के जरिए जिस सियासत को साधने की प्रक्रिया इस देश के भीतर शुरू हुई, उसमें पदयात्रा ने शायद 2023 को इस रूप में चुन लिया कि भारत की राजनीति पारंपरिक तौर पर चलेगी या ये बदल जाएगी। जरा समझने की कोशिश कीजिए कि 2023 का मतलब महज 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव भर नहीं है। सवाल यहां पर सिर्फ एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी इसका भी नहीं है। एक तरफ बीजेपी और संघ परिवार और दूसरी तरफ कांग्रेस और समूचा विपक्ष शायद इसका भी नहीं है, क्योंकि पदयात्रा का राजनीतिक प्रयोग और पदयात्रा के जरिए राजनीतिक प्रयोगों के ऊपर एक नई बिसात जो इस देश में बिछ रही है, उसने पहली बार एक साथ कई सवालों को जन्म दे दिया है। पहला सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि कांग्रेस और बीजेपी अगर आमने सामने है तो इस देश के बाकी क्षेत्रीय दलों का होगा क्या। दूसरा सवाल है, जो क्षेत्रीय दल जातीय राजनीति के आधार पर टिके रहे, अगर उनके पास कोई राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है तो क्या वो खत्म हो जाएंगे। तीसरा सवाल, राष्ट्रीय विचारधारा क्या वाकई समूचे देश के लोगों को अलग अलग जातियों में, चाहे वो बटे हों या फिर धर्म के आश्रय सियासत साधने वाले राजनीतिक दल ही क्यों ना हो, सभी को समेटकर एक साथ खड़े करने की स्थिति में विचारधारा इस देश में आ पाएगी। चौथा सवाल, इस देश में जो धनबल की स्थिति या कहें जिस पूंजी का जिक्र बार बार होता रहा, क्या अब उसकी जरूरत भारत की राजनीतिक व्यवस्था को नहीं पड़ेगी। यानी चुनावी दौर में लोगों की जागरूकता या उनकी सक्रियता कुछ इस तरीके से उभर कर आएगी जहां पर पूंजी मायने नहीं रखेगी और जो पूरी नेटवर्किंग बूथ तक नजर आती है उसका चेहरा क्या बदल जाएगा। इन 4 सवालों के इर्द गिर्द भारत की राजनीति को समेटने के लिए आपको 2014 के बाद बदली हुई राजनीति में 2022 में शुरू हुई पदयात्रा के छांव तले उस परिस्थिति को आज समझना है जहां पर नैतिकता और आध्यात्मिक परिस्थितियां एक राजनीतिक क्रांति का इंतजार तो नहीं कर रही है, क्योंकि वह पग पग परिस्थितियों के मद्देनजर जरा इस बात को समझिए कि एक निजी तौर पर निर्णय लिया गया कि इस देश में पदयात्रा होगी। राजनीतिक तौर पर चुनाव हारते हुए राजनीतिक दल बीते 8 बरस में समूचे विपक्ष की पूरी कतार हाँफ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चुनावी जीत होगी कैसे, क्योंकि मंत्र तो बीजेपी के पास है और उसकी अगुवाई कर रहे नरेंद्र मोदी को मात देना मुश्किल है। यहीं से शुरुआत होती है कि जिस रियल पॉलिटिक्स का जिक्र हो रहा था, उस रियल पॉलिटिक्स के ठीक काउंटर में क्या मॉरल पॉलिटिक्स का जिक्र राहुल गांधी अब करने लगे हैं या उन्होंने इस देश के भीतर कर दिया है। इस मॉरल पॉलिटिक्स की अगली पायदान पे है स्पिरिचुअल स्थिति, और स्पिरिचुअल स्थिति के भीतर जिन 4 बातों का वो जिक्र करते हैं उसमें तप है, उसमें सत्य है, उसमें अहिंसा है, उसमें प्रेम है। यानी ध्यान दीजिए, जिस विचारधारा का जिक्र वो राष्ट्रीय तौर पर करना चाहते हैं उसमें पहली बार हार्ड हिंदुत्व यानी उग्र हिंदुत्व के ठीक सामने सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है, बल्कि यह एक कॉन्स्टिट्यूशनलाइज रिलीजन का सवाल है जो कि सेकुलरिज्म को खोजता है और जिसके भीतर का सच पहली बार समानता का जिक्र कर रहा है, लिबर्टी का जिक्र नहीं कर रहा है।
और समानता का मतलब उस पूरी लेफ्ट फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है जो भारत में आजादी के बाद कांग्रेस के ठीक समानांतर लेफ्ट की राजनीति इस देश में जिस तरीके से चल रही थी। लेकिन 2022 में कोई आपसे सवाल करे कि दरअसल समानता और एक साथ चलने की परिस्थितियां जो 40, 50, 60, 70 के दशक में वामपंथी किया करते थे, कांग्रेस ने उसे आत्मसात क्यों कर लिया? यहीं पर असल जवाब उस पूरे विपक्ष का खड़ा है जो विपक्ष आपको फिलहाल अलग अलग नजर आता है। ध्यान दीजिए, 2014 के राजनीतिक समीकरणों के भीतर एक तरफ राइट था, दूसरी तरफ लेफ्ट था। सेंटर की स्थिति नाजुक हो गई थी जहां पे कांग्रेस खड़ी थी। लेफ्ट की स्थिति नाजुक होकर खत्म हो चली, वो सिवाय केरल के कहीं टिक नहीं पाई। तो क्या यह माना जाए कि पदयात्रा के बाद की परिस्थितियों ने लेफ्ट और राइट के बीच जो लिबरल और सेंटर की लकीर खींची, उसमें पहली बार राइट में से भी जो तबका स्विंग होता है चुनाव के वक्त, वह भी एक झटके में लिबरल और सेंटर के साथ आकर खड़ा होता है। और यह बीजेपी के लिए चुनौती है या बीजेपी के लिए मुश्किल हालात है, क्योंकि वाम सोच या लेफ्ट सोच या समानता की सोच का जिक्र और कॉरपोरेट का विरोध करते हुए कॉरपोरेट के भीतर भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का जिक्र जिस लिहाज से कांग्रेस कर रही है, पहले नहीं करती थी। यह डेवलपमेंट पदयात्रा के दौर में निकला है जहां पर मोरल पॉलिटिक्स और समानता का जिक्र है, जहां पर आध्यात्मिकता का जिक्र है, जहां पर तप का जिक्र है, जहां शांति और नफरत के खिलाफ की परिस्थितियां हैं, शांति के साथ साथ अहिंसा का जिक्र है, सत्य का जिक्र है। तो क्या एक नई परिस्थिति में राहुल गांधी लीडर से आध्यात्मिक नेता का आवरण समेटे हुए महात्मा की दिशा में जा रहे हैं? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लीडरशिप को लेकर जब कांग्रेस के भीतर सवाल थे तो विपक्ष एकजुट कैसे होता कांग्रेस के किसी नेता के पीछे। और ध्यान दीजिए, एक वक्त तो राहुल गांधी को लेकर शरद पवार सरीखे शख्स तक ने कह दिया मैं उनके अंदर काम नहीं करूंगा। लेकिन आज की तारीख में क्या कांग्रेस, क्या विपक्ष, नीतीश कुमार यूं ही नहीं बोले। और आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी या बीएसपी का रुख क्या होगा, यह संकेत राहुल गांधी ने यह कहकर दे दिए कि दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने के लिए उनका अपना दायरा हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति को साधने के लिए कोई धारा, कोई विचारधारा, कोई कटघरा समाजवादी पार्टी के पास भी नहीं है और मायावती के पास भी नहीं है। यही परिस्थिति ममता के साथ भी आकर खड़ी होगी कि क्षेत्रीय राजनीति या पश्चिम बंगाल की राजनीति या कुछ हद तक नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में उनकी भागीदारी हो सकती है, लेकिन अब इस देश के भीतर 2023 की प्लानिंग जो कांग्रेस के जरिए निकल रही है या राहुल गांधी गाहे बगाहे संकेत में जिक्र कर रहे हैं, उसके मतलब बहुत साफ हैं कि अब इस दौर में जिन भी राज्यों में चुनाव होंगे वहां पर कोई क्षेत्रीय दल की मौजूदगी इस रूप में नहीं होगी जैसे आम आदमी पार्टी की मौजूदगी गुजरात में हो गई। यानी विपक्ष के उस समूचे दायरे में अगर समाजवादी पार्टी को लड़ता है कि 4 सीटों पर उसे मैदान चाहिए मध्य प्रदेश में, तो वो कांग्रेस देगी। अगर उसे लगता है कि राजस्थान में 2 सीटों पर मायावती को लड़ना है तो वह जगह कांग्रेस देगी। अगर लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी 2-4 सीटों पर विपक्ष के किसी राजनीतिक दल को स्पेस चाहिए, वो चाहे ममता बनर्जी ही क्यों ना हो, उस स्पेस को कांग्रेस देगी। यानी अभी तक जो समझौते कांग्रेस कर रही थी वह उसके वीकनेस केस थे, अब वो स्ट्रेंथ के साथ समझौता करने की दिशा में जा रही है। यानी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन राजनीतिक तौर पर इस पदयात्रा और राहुल की सोच के साथ अगर निकल रहा है और जो समूचे विपक्ष को साधने के लिए तैयार है, तो क्या 2024 की जो भी तस्वीर बनेगी उससे पहले 2023 के कांग्रेस के प्लान राजनीतिक तौर पर चुनावी राजनीति को लेकर बहुत महत्वपूर्ण नहीं होंगे। क्योंकि इन परिस्थिति के भीतर में 2-3 चीजों पर और गौर कीजिए। जब जिक्र कांग्रेस और राहुल गांधी का हो रहा और इस परिस्थिति में हमने जिक्र आपसे इस बात का किया कि अब लिबर्टी नहीं बल्कि समानता पर जोर है, इक्वलिटी पर जोर है,
और उस इक्वलिटी का मतलब बहुत साफ है कि उसके भीतर एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन छुपा होता है, उसके भीतर एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन की आहट राहुल गांधी की पदयात्रा से भी देखी जा रही है। अगर ये पॉलिटिकल रेवोल्यूशन के तौर पर लेते हैं कि भारत के भीतर राजनीतिक समीकरण एक झटके में मंडल कमंडल या उसके बाद की परिस्थितियों में जिन्होंने छत्रपों को जन्म दिया वह एक झटके में अगर कांग्रेस के साथ आकर खड़े होते हैं तो राहुल गांधी राजनीतिक नेता के तौर पर और पॉलिटिकल लीडरशिप को संभालते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर इसकी दूसरी परिस्थिति समाज के भीतर निकलती है जहां पर स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन का जिक्र इसलिए क्योंकि तप, सत्य, हिंसा और प्रेम का जिक्र, नफरत और घृणा के खिलाफ देश को बांटने की धारा जो कन्याकुमारी से चलते हुए दिल्ली तक पहुंची और उसने संकेत कई दे दिए। संकेत सबसे बड़ा यह है कि दरअसल दक्षिण से ज्यादा उत्तर भारत और मध्य भारत के भीतर जो भीड़ नजर आई इस पदयात्रा के साथ उसने उन सवालों को जन्म दिया जहां पर जो बटा हुआ वोट बैंक था वो झटके में एकजुट तो नहीं होगा, क्योंकि सवाल सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है जो बीजेपी के साथ खड़े हो नहीं सकते हैं क्योंकि बीजेपी ने उन्हें हाशिए पर ढकेल दिया है। उसके बाद जरा और झटके में समझिए, अगर यह स्थिति बन रही है तो अगला सवाल इस देश के युवाओं का है। युवाओं की नौकरी, युवाओं की शिक्षा, उनको लेकर जो सवाल और मुद्दा इस देश में राजनीतिक तौर पर बन रहा है उसमें वह युवा उस तरफ कैसे जा सकते हैं जिन्होंने बीते 8-9 बरस में मुश्किल हालात इस देश में खड़े कर दिए और उनके सामने परेशानी हो गई। मुस्लिम का तबका, युवाओं का तबका। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि अपर कास्ट इसलिए और उसके भीतर भी मिडिल क्लास इसलिए क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट से सबसे ज्यादा प्रभावित कोई तबका होता है तो वो यही तबका होता है। और अपर कास्ट और मिडिल क्लास का एक बड़ा तबका शिफ्ट करेगा क्या अगर राजनीतिक तौर पर उसे विकल्प साथ दिखाई देगा, या आमने सामने की परिस्थिति बीजेपी, कांग्रेस या मोदी, राहुल के बीच नजर आएगी? क्या वो शिफ्ट करेगा? यह एक तीसरा सवाल है। इससे जुड़ा हुआ वोट बैंक का चौथा सवाल जो है यानी मुस्लिम, यूथ, अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ अपर कास्ट और मिडिल कास्ट, और इसके बाद आदिवासी और दलितों का सवाल। इनको लेकर एक साफगोई के साथ अपनी राजनीति को जो पहले से कांग्रेस की चली आ रही थी उसी को वो लगातार साधने का प्रयास कर रही है। और उस राजनीति का मतलब है कि अपने पारंपरिक वोट बैंक को साथ लेकर आने की जद्दोजहद जो इस दौर में जाति धर्म के नाम पर बढ़ते चले गए, यानी वनवासी का होना और आदिवासी का भी हिंदू होना, दलितों के भीतर भी हिंदुत्व का सवाल, लेकिन इन सब के बीच कोई आर्थिक संकट की परिस्थितियों से जूझते समाज को लेकर कोई विकल्प की स्थिति नहीं। शायद ये एक नई विकल्प राजनीति की दिशा में बढ़ते हुए कदम है जो विपक्ष के सामने एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर आप ये सोचते हैं राजनीतिक तौर पर कि हमारे राजनीतिक दल का क्या होगा अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो फिर उत्तर प्रदेश को ही लीजिए जहां पर उपचुनाव में अपनी मजबूत सीट से भी समाजवादी पार्टी हार गई, या फिर जो कॉम्बिनेशन मुस्लिम यादव का माना जाता था और इसको बड़ा डेंजरस माना जाता था उत्तर प्रदेश की राजनीति में, दोनों एक साथ हो गए। उसके बावजूद भी अगर विधानसभा को साध पाने में समाजवादी पार्टी सफल नहीं हो पाई तो सवाल यादव या समाजवादी पार्टी से कहीं ज्यादा मुस्लिमों के भीतर आ रहा है। यात्रा के दौर की परिस्थितियों में जिन चेहरों को आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उन चेहरों में हो सकता है आपको मुस्लिमों की तादाद इस पदयात्रा में दिखाई दे रही हो, लेकिन जिस अंडर करंट का जिक्र राहुल गांधी मध्य प्रदेश को लेकर कर गए, सवाल ये सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं है, ये इंडिकेशन कर्नाटक के लिए भी है और महाराष्ट्र के लिए भी है, क्योंकि इन तीन ही जगहों पर जो जनता ने जिसे वोट दिया उससे हटकर वोट के समानांतर सत्ता अपने अनुकूल करने की परिस्थिति में विधायकों की खरीद फरोख्त कैसे हुई, फिर उपचुनाव कैसे हुए, उसके साथ सत्ता बीजेपी की कैसे बन गई, यह एक संकेत है। लेकिन उससे बड़ा संकेत यह है कि कैडर जो कांग्रेस का है वह कम से कम जागृत हो गया, और उसके साथ उसके भीतर सवाल आया कि जो पदयात्रा गैर राजनीतिक तौर पर
खुद को मान रही थी, उसने दिल्ली आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनीतिक तौर पर यह बयान कैसे दे दिया कि दरअसल मध्य प्रदेश में हम एक तरफा जीत हासिल करेंगे, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया। सवाल है कि राजनीति और गैर राजनीति के भीतर भी भारत के भीतर सबसे बड़ी स्थिति राजनीतिक व्यवस्था के संचालन की ही होती है और वही तय करता है कि भारत की गवर्नेंस कैसी होगी, लोगों के साथ राजनीति के सरोकार कैसे होंगे। और जब परिवारवाद की राजनीति से निकलकर इस देश के लोगों को ही अपने परिवार में समेटने की स्थितियां राहुल गांधी की पदयात्रा में निकल कर आई, तो क्या परिवारवाद के दांव को बीजेपी फिर चल सकती है या फिर काठ की हांडी कितनी बार चढ़ेगी, यह भी सवाल हो सकता है। यानी परिवारवाद का दायरा एक झटके में भारत की सियासत परिस्थितियों में झटके में बदल गया है। हमें लगता है कि एक क्षण के लिए आपको उस दौर में याद ले जाना हो चाहिए जहां पर कांग्रेस के भीतर आजादी से पहले एक उग्र कांग्रेसियों का भी समूह था और एक शांति प्रिय भी थे। दोनों के बीच में जो मिजाज चलता था और उन सब के बीच एक हिंदुत्व की भी धारा चलती थी, जो बाल गंगाधर तिलक के जरिए आप कह सकते हैं, कई नाम निकल कर आएंगे। लेकिन मौजूदा वक्त में ध्यान दीजिए तो कांग्रेसियों के भीतर की भी दो धाराएं हैं, एक सुविधाभोगी कांग्रेसी और दूसरे जो विचारधारा को राजनीतिक तौर पर इस देश के चुनाव को प्रभावित करने के लिए लाना चाहते हैं। दरअसल यही वो सारी परिस्थितियां हैं जो विपक्ष को एकजुट करने की दिशा में लगातार बढ़ रही है और विपक्ष के सामने कोई विकल्प बचेगा नहीं, क्योंकि जब कोई भी चुनाव, और इस दौर में जो बड़े राज्य हैं वहां पर कांग्रेस और बीजेपी ही आमने सामने है। कर्नाटक में आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस, राजस्थान में दोनों आमने सामने, मध्य प्रदेश में दोनों आमने सामने, छत्तीसगढ़ में दोनों आमने सामने। एक जिक्र तेलंगाना का जहां पर टीआरएस की मौजूदगी है, लेकिन ध्यान दीजिए वहां पर टीआरएस की भूमिका दोनों के साथ नहीं है, क्योंकि खुले तौर पर कांग्रेस टीआरएस को बोलती है कि दिल्ली में वह बीजेपी का साथ देते हैं और बीजेपी बंगाल की तर्ज पर टीआरएस को काउंटर करके तेलंगाना में अपनी वह जमीन बनाना चाहती है जो जमीन उसके पास पहले कभी रही नहीं। आंध्र में तो वह शून्य रही है और तेलंगाना उससे कट कर निकला है, वहां पर उसको राजनीतिक जमीन बनानी है। तो इसीलिए इस त्रिकोण के भीतर में भी आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी खड़े हो ही जाएंगे। यानी क्षेत्रीय दलों की परिस्थितियां इन दोनों राजनीतिक दलों के इर्द गिर्द घुमड़ेगी। सवाल सिर्फ यह है कि बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग और कांग्रेस का 2024 की सत्ता को साधने का एक फार्मूला या एक प्लान, उसी के तहत किस क्षेत्रीय दल को कितनी महत्ता देनी है, यह स्ट्रेंथ के साथ होगी। यानी अलायंस इससे पहले कांग्रेस अपने कमजोरी पर करती थी, अब मजबूती पर करेगी। यह संदेश विपक्ष के नेताओं के साथ धीरे धीरे जा भी रहा है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल जो निकल कर आता है, क्या वाकई राहुल गांधी जिस परिस्थिति में निकले हैं वह एक करिश्माई नेता के तौर पर निकलेंगे या वह एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर निकलेंगे। करिश्माई नेता सीधे तौर पर उस आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स के जरिए निकलता है जिसका जिक्र वो बार बार कर रहे हैं, लेकिन कोई पॉलिटिकल लीडर जो होता है वह समीकरणों और विचारधारा को सामने रख कर निकलता है। असल अंतर्द्वंद फिलहाल राजनीतिक तौर पर 2023 में किस दिशा में जाएगा, इसका फैसला इसी दौर में होना है, क्योंकि तमाम चुनाव जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हैं वह राजनीतिक प्रयोग की दिशा से निकलेंगे। इससे पहले समीकरणों से निकलते थे, इससे पहले बूथ तक के मैनेजमेंट को लेकर निकलते थे, लेकिन अब पहली बार पदयात्रा की सीख यह है कि राजनीतिक तौर पर सामाजिक परिस्थितियों को अपने अनुकूल करना। ऐसी स्थिति राजनीतिक तौर पर इससे पहले कभी आई नहीं थी। तो 2023 के भीतर एक सवाल यह भी है कि क्या सावरकर को लेकर जो राजनीति बीजेपी साधना चाहती है और जिस तरीके से हार्ड हिंदुत्व को सामने रखना चाहती है, अगर उसके ठीक पैरेलल में सर्वधर्म समभाव कॉन्स्टिट्यूशनली और सेकुलरिज्म के साथ यानी सॉफ्ट हिंदुत्व का आवरण छोड़कर कांग्रेस नए तरीके से और कहीं एग्रेसिव वे में सामने आती है, तो क्या सावरकर चलेंगे? मुश्किल सवाल है ये। तब सावरकर नहीं चलेंगे,
तब आरएसएस को अपनी विचारधारा को सामने लाना पड़ेगा, जहां पे वह हिंदुत्व के आश्रय समूचे समाज को अपने साथ लेने का जिक्र करती है। और उस समूचे समाज का मतलब वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय भी है। जिस पसमानदा समाज का जिक्र नरेंद्र मोदी ने किया, वो यूं ही नहीं किया। जिस ओबीसी को लेकर बांटा गया सोशल इंजीनियरिंग में, उसके नए चेहरे को आरएसएस को हिंदुत्व के आश्रय इस समाज के भीतर रखना होगा, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता तक वो रखती आई, लेकिन एक झटके में मोदी सत्ता ने उसे बदल दिया और बड़ी जीत हासिल की। लेकिन उसकी उम्र क्या 2023 में पूरी हो जाएगी? और 2024 में एक नई बिसात होगी, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल एक साथ उनके सामने एक लीडर के तौर पर और एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और एक बड़ी विचारधारा के साथ कांग्रेस मौजूद होगी। दरअसल इसकी परीक्षा अभी कुछ और होनी है, क्योंकि अभी भी 26 दिन बचे हुए हैं यात्रा खत्म होने में। 26 जनवरी को यात्रा खत्म होगी। इसका इम्तिहान उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा होने वाला है, उस पर जिक्र फिर कभी होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद जब हिमाचल, कश्मीर, ये सारी परिस्थितियां आनी शुरू होंगी, तो एक संदेश बहुत साफ है कि जो पदयात्रा के भीड़ या लोगों की मौजूदगी को लेकर दक्षिण भारत के भीतर उत्साह देखा गया था, नॉर्थ भारत में उसके राजनीतिकरण की परिस्थितियों ने उत्साह राजस्थान में पैदा किया, मध्य प्रदेश में किया, महाराष्ट्र में किया, तेलंगाना तक में किया, ये परिस्थिति हरियाणा तक में कर दिया। तो ये परिस्थिति बताती है कि दरअसल ये पदयात्रा गैर राजनीतिक होते हुए भी राजनीति के मंत्र के आश्रय चल रही है, क्योंकि उसे नजर 2024 आ रहा है। और उससे ठीक पहले जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां के समीकरणों को राजनीतिक तौर पर साधें या सामाजिक परिस्थितियों से जोड़कर लोगों की मानसिकता के अनुकूल समझें। और उसी दायरे में मुस्लिम, युवा, बेरोजगार युवक, दलित, आदिवासी, ये सभी आ रहे हैं। और इससे हटकर ओबीसी के भीतर भी यह सवाल है कि उसने ओबीसी की राजनीति शुरू तो की, लेकिन उसकी हथेली खाली रही, क्योंकि इस देश के भीतर में लगभग 42% जो पद सैंक्शन है ओबीसी के, वह भी नहीं भरे जा चुके हैं। यानी जो लाभ होना चाहिए रोजगार का, वह भी नहीं हुआ है। तो आखिर के सबसे बड़े 4-5 सवाल। पहला सवाल सीधे सीधे 2023 के चुनाव से जुड़ा है। फरवरी में मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चुनाव होने हैं। मई के महीने में कर्नाटक का नंबर है, नवंबर में मध्य प्रदेश का नंबर है, दिसंबर में राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का नंबर है। इन जगहों पर चुनाव होने वाले के मुकाबले सीधे बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने खड़ी होगी। इस आमने सामने में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग चलेगी या कांग्रेस का 2024 को लेकर बनाया जा रहा प्लान, जिसमें कुछ स्पेस कांग्रेस अपने स्ट्रेंथ के साथ विपक्ष को देगी या विपक्ष के उन पार्टियों को देगी जो अपना विस्तार चाहते हैं। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, जिस पदयात्रा ने मॉरल पॉलिटिक्स और स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स को जन्म दिया है, क्या वह गांधी के विचारधारा के साथ एक स्पिरिचुअल नेता को पैदा करेगी, या फिर दूसरी तरफ नेहरू की परिस्थिति में राजनीतिक तौर पर एक पॉलिटिकल लीडर को जन्म देगी कांग्रेस के भीतर, जो कांग्रेस के भीतर तो सर्वमान्य होगा, लेकिन विपक्ष के लिए भी वो सर्वमान्य हो जाएगा। तो शायद ये बीजेपी के सामने दूसरी बड़ी चुनौती होगी। तीसरी परिस्थिति, जो पूरे के पूरे चुनाव में धन की जरूरत पड़ती है, और धन जो कॉरपोरेट के जरिए आ रहा है, उस कॉरपोरेट के भीतर भी जब ये सवाल आ गए कि राजनीतिक तौर पर उनका उपयोग किया गया या वो प्यादे बन गए हैं, अब इससे हटकर उन्हें सोचना समझना होगा। तो उनके द्वारा दिए जा रहे बयान भी विपक्ष की राजनीति को पूंजी की जमीन क्या दे देंगे? यह तीसरा सवाल है। चौथा सवाल है, नीतीश कुमार की सहमति के बाद कितनी जल्दी अखिलेश यादव या मायावती या छत्रपों की कतार में ममता बनर्जी, उधर शरद पवार, इधर सुखबीर बादल, तमाम लोग कितनी जल्दी इस 2023 के कब तक कांग्रेस के साथ खड़े होने में अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और कांग्रेस स्ट्रेंथ के साथ उनसे गठबंधन अलग अलग जगहों पर करती है, इसका भी इंतजार करना होगा। और पांचवा सवाल, जो पूरे तरीके से वोट बैंक का सवाल था, जिसमें सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो अपर कास्ट है, जो मिडिल क्लास है, जो यूथ है, जो मुस्लिम है, जो दलित है, जो आदिवासी है, अगर इसका समीकरण एक साथ कांग्रेस की और राहुल की इस पदयात्रा के साथ आकर मुद्दों के आश्रय
और वैचारिक तौर पर खड़ा होता है तो भारत की राजनीति में राजनीतिक पारंपरिक परिस्थितियां 2023 बीतते बीतते आपके सामने पूरे तरीके से खत्म नजर आएगी और 2024 की बिसात जो 2023 में बिछेगी ये शायद भारत की आजादी के बाद की राजनीति का बिल्कुल एक नया रूप होगा। इसीलिए 2023 का महत्व बहुत बड़ा है। फिर आपको एक बार नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।